Good evening, students. Welcome to Bharat Humanities classes. Dear students, today we discuss important previous year's question answer of NTSC. So let us start with question number 1. The Constituent Assembly met for the first time in the New Delhi on 9th of December. So answer is 1946. भारत की संविधान सभा, इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप उसको समझ लीजिए। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो गठन हुआ था वो कौन से मिशन प्लान के तहत हुआ था? वो हुआ था आपका कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था? तो ये आपको ध्यान रखना है, 1946 के अंदर आया था। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसकी जो फर्स्ट बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये एल्डेस्ट मेंबर थे जिनको क्या बनाया गया था? प्रेसिडेंट बनाया गया था। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो सेकेंड मीटिंग होती है वो कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को होती है, जिसके अंदर, और ये भी आपकी कहाँ होती है? न्यू दिल्ली के अंदर होती है, जिसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया? परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स? तो आपका आंसर होगा आर्टिकल 1। Article 1 of the Indian Constitution said that India is a union of states. भारत राज्यों का संघ है, ऐसा कौन से अनुच्छेद के अंदर कहा गया है? अनुच्छेद 1 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following terms is not included in the preamble to the Indian Constitution? So option number C is right answer because this monarchy is not included in the preamble of the Indian Constitution. देखिए, रिपब्लिक का मतलब होता है द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन नॉट ऑन हेरिडिटरी पास्ट। जस्टिस, इक्वल शेयर टू गिव ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। इक्वालिटी, इट मीन्स एवरीवन इज इक्वल बिफोर द आइज ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which of the following does not lead to the spread of democracy? इनमें से ऐसा कौन सा जो फैक्टर है वो स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है? देखिए, स्ट्रगल बाय द पीपल, बिल्कुल सही बात है कि लोग संघर्ष करते हैं तो लोकतंत्र का विस्तार होता है। इन्वेजन बाय फॉरेन गवर्नमेंट, दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 4। Invasion by foreign government does not lead to the spread of democracy. नेक्स्ट आता है एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म। देखिए, ब्रिटिश भारत 1947 में इंडिपेंडेंट इंडिया बना। कॉलोनलाइजेशन जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना। पीपल्स डिजायर फॉर फ्रीडम, लोगों की जो स्वतंत्रता की इच्छा है वो भी लोकतंत्र के विस्तार के लिए काफ़ी क्या होती है? जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? देखिए, भारत की संविधान सभा के अंदर एक प्रारूप समिति का गठन हुआ था, और वो जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? ये आपको ध्यान रखना है, 29 अगस्त 1947, जिसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच राइट इज कंसिडर्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, स्वैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको हार्ट एंड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ऐसा क्यों कहा है? देखिए, टोटल फंडामेंटल राइट्स हमारे पास कितने हैं? 6 हैं। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे? 7 थे। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा राइट जिसको रिमूव कर दिया इस लिस्ट से? वो है आपका राइट टू प्रॉपर्टी। ये आपको ध्यान रखना है, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कौन से अमेंडमेंट के द्वारा किया गया? बाय द 44th अमेंडमेंट इन 1978।
एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिए आप कि जो आपका संपत्ति का अधिकार है उसको कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा और कब हटाया गया, 44th अमेंडमेंट 1978, जिसमें से राइट टू प्रॉपर्टी जो आपका आर्टिकल 31 था उसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। नाउ दिस इज अ लीगल राइट, आज ये क्या है, आपका एक कानूनी अधिकार है, आपका लीगल राइट है जो आपका आर्टिकल 300A से आपको मिला हुआ है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब इसका मतलब समझिए, इफ समवन ट्राई टू वायलेट योर फंडामेंटल राइट लाइक गवर्नमेंट और द नॉन गवर्नमेंट, अगर कोई भी आपको आपके मौलिक अधिकारों से वंचित करता है, देन यू हैव राइट टू मूव इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर फंडामेंटल राइट। तब आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के अंदर, नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स कितने, 25 हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन काफ़ी क्या है, इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से वीडियो को देखना है और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से क्या करना है, लर्न करना है। सो इन द केस ऑफ द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स you can move into Supreme Court and High Court for the protection of your fundamental right. It is the prime duty of our judiciary system to protect the fundamental right of the individual. देखिए, मौलिक अधिकारों के हनन से संबंधित आपने केस को आप सुप्रीम कोर्ट में भी रख सकते हैं और हाई कोर्ट में भी रख सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 रिट क्या कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। सबसे पहले है रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। अब आपको ये ध्यान रखना है, हैबियस कॉर्पस इज द ओनली रिट विच इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल लिबर्टी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित अगर कोई आपकी रिट है तो है हैबियस कॉर्पस। इसके अलावा रिट ऑफ मैंडेमस है, रिट ऑफ सेरिटोरी है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन है और रिट ऑफ क्यू वारंटो। रिट ऑफ क्यू वारंटो, ये 5 रिट हैं जिनको सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जारी कर सकते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। Next question is, Shyam has taken a domestic gas connection from Indian Oil Corporation, but local agency manager insisted him to purchase a gas stove of rupees 4,000 from them. Which of the following rights does this practice violate under Consumer Protection Act? इसमें जो आपका कंज्यूमर है उसका कौन सा अधिकार वायलेट हो रहा है, तो ये है राइट टू चूज। देखिए, किसी भी कंज्यूमर को क्या नहीं किया जा सकता, इंसिस्ट नहीं किया जा सकता है कि उसको अगर गैस का कनेक्शन चाहिए तो उसको गैस का स्टोव जो है, चूल्हा है, वो कंपनी से लेना पड़ेगा। इस केस में उसका चुनाव करने का जो अधिकार है वो क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? इंडिया इज अ यूनाइटेड स्टेट, इट इज रॉन्ग। इंडिया इज अ फेडरल स्टेट, नो। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका फेडरल स्टेट है वो कहीं पर भी यूज नहीं किया गया है। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, यस, इट इज राइट आंसर। एंड इंडिया इज फेडरल यूनाइटेड स्टेट, इट मीन्स सेंट्रीफ्यूगल आपका फेडरल सिस्टम है इंडिया के अंदर, बिल्कुल सही है। बिकॉज इन सो मेनी केसेज योर सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट्स गवर्नमेंट, इसलिए इंडिया को एक फेडरल यूनाइटेड स्टेट कहा गया है। तो आपका थर्ड और फोर्थ ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट टू इंफॉर्मेशन एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट वर एनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेस्पेक्टिवली इन विच ईयर? देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन आपका लागू हुआ था 2005 के अंदर। कब लागू हुआ था? 2005। एंड योर राइट टू एजुकेशन वॉज पास इन द ईयर ऑफ 2009। सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन हु डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस बिलीफ इज। देखिए, एक ऐसा व्यक्ति हु डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस बिलीफ, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सेकुलरिस्ट। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर उसे समझना है। द करेक्ट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए, एक देश के नागरिक होने के नाते हमारे पास अधिकार भी हैं, तो हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं। उनसे रिलेटेड 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, एक एक को पढ़ते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज आर डेलिनिएटेड इन आर्टिकल 51A, बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन आपका। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन डेलिनिएटेड इन द 3rd पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ रॉन्ग। बिकॉज आपका 4th A
देखिए आपके मौलिक कर्तव्य कहाँ पर मेंशन है, ध्यान रखना है, चैप्टर 4A के अंदर शामिल हैं। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, बिल्कुल आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड एज पर 42nd अमेंडमेंट इन द ईयर 1976। बिल्कुल 1976 के अंदर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया था इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थ्रू द 86th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 2002। ये भी बिल्कुल आपका सही है कि जो 86वां अमेंडमेंट हुआ था भारतीय संविधान के अंदर वो 2002 के अंदर हुआ था। तो आपका एक रोंग है, रोंग का भी राइट मैंने बता दिया है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। तो इसमें आपका A, C और D ये आपके क्या है स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1953। देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग को समझने से पहले थोड़ा सा हम इसका थोड़ा हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए 1952 के अंदर एक लीडर थे, कांग्रेस लीडर थे जिनका नाम था पोटी श्री रामुलु, पोटी श्री रामुलु, ठीक है। इन्होंने एक मूवमेंट को लीड किया था जिसका नाम था विशाल आंध्रा मूवमेंट, विशाल आंध्रा मूवमेंट, ध्यान रखना है। इसके अंदर क्या कहा गया था कि आंध्र प्रदेश को क्या बनाया जाए, एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इन्होंने 56 डेज तक लगातार क्या किया, फास्ट किया और 56 डेज के बाद इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। किनकी डेथ हो गई, पोटी श्री रामुलु जी की, जिनकी डिमांड थी कि आंध्र प्रदेश को क्या बनाया जाए, एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। 56 दिनों के बाद इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। दिसंबर 1952 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू अनाउंस कर देते हैं आंध्र प्रदेश वुड बी द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया विच फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, हो गया। 1953 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कमीशन बनाती है जिसका नाम होता है SRC, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसके अंदर कितने मेंबर होते हैं, 3 मेंबर होते हैं और इसके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, फजल अली, फजल अली, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके अलावा इसके अंदर 2 और मेंबर थे जिनके नाम थे आपके हरदनाथ कुंजरू और KM पानीकर। फजल अली इसके क्या थे, हेड थे। तो ये जो आपका SRC बनाया था इसने 1956 के अंदर अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को पेश की जिसके अंदर कहा गया कि भारत के अंदर 14 स्टेट्स और 6 यूटीज बनेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्यों बनाया, तो रिड्रॉइंग द बाउंड्री ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना ये राज्य पुनर्गठन आयोग का कार्य था जिसके अंदर 3 सदस्य थे जिसके हेड थे फजल अली, इसलिए इसको फजल अली आयोग भी कहा जाता है। तो इसके अंदर कौन व्यक्ति नहीं थे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी VP मेनन वॉज नॉट द पार्ट ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज according to which article untouchability has been abolished by the Constitution of India? Your answer is Article 17. Next question is choose the wrong option which is not mentioned in Article 51 of the Indian Constitution. So option number C is your right answer. Discourage settlement of international dispute by arbitration. This is not the part of Article 51 in the Indian Constitution. Next question is in which schedule of the Indian Constitution the functions of municipal council were listed by the 74th constitutional amendment? Your answer is in 12th schedule. देखिए 2 अमेंडमेंट आए थे, एक 73rd अमेंडमेंट आया था और एक 74th अमेंडमेंट आया था, ध्यान रखना है। 74th दोनों कब आए थे, 1992 के अंदर आए थे। 73rd था रूरल लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड, रूरल लोकल गवर्नमेंट, ये किससे था, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए भारत सरकार ने 73rd और 74th अमेंडमेंट क्या किए, रिप्रेजेंट किए इंडियन पार्लियामेंट के अंदर 1992 के अंदर किए, ताकि
भारत के अंदर जो स्थानीय सरकार है, लोकल गवर्नमेंट है, उसको और ज़्यादा क्या बनाया जा सके, पावरफुल बनाया जा सके। तो रूरल लोकल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए भारत देश के अंदर 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन क्या किया गया प्यारे बच्चों, लागू किया गया। और म्यूनिसिपल काउंसिल से रिलेटेड जो भी उनके वक्त थे उनको कौन सी शेड्यूल के अंदर शामिल किया गया, 12th शेड्यूल के अंदर क्या किया गया, शामिल किया गया। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ऑफ सोशल साइंस फॉर NTSC stage 1 and also stage 2. You have to watch this video and learn these question and answer. Like this video and subscribe Bharat Humanities classes. Jai Hind, Jai Bharat.